आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें हम लोग आज की परिस्थिति क्यों ऐसी हुई और इसका मुख्य कारण क्या था, ये हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले इस वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा और बहुत बहुत एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो सोने की चिड़िया कब थी? जब भारत से सामान 33% विदेशों में जाया करता था और उस समय ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ सामान रखा जाता था भारत का और दूसरे तरफ सोने का सिक्का रखा जाता था और जितना तौल करके आता था उतना सिक्का जो है भारत में आता था। उस समय भारत सोने की चिड़िया थी। भारत में के एक पार्ट जो बांग्लादेश, अभी जो बांग्लादेश बन गया है, वहां पर मलमल का काम होता था और ऐसा कहा जाता था कि वहां के कारीगर इतनी बारीकी से मलमल के चादर बनाते थे कि एक रिंग अगर ले लिया जाए और रिंग से उस चादर को पास कराया जाए तो वो चादर पूरी तरह से रिंग से निकल जाता था। तो इतनी तकनीकें विकसित थी। उस समय भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। भारत उस समय सोने की चिड़िया कही जाती थी जब एक अकेला चाणक्य पूरे यवनी सेना को मात्र कबड्डी खिलाते हुए परास्त कर देता है। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। भारत ने असंख्य आक्रांताओं को पचाने का काम किया है और पचाने में सक्षम भी हुआ। उसमें यवनी आए, शक आए, हुन आए, ऐसे ऐसे इवन मुगल आक्रांता आए जिन्होंने कई 100 साल तक राज किया। लेकिन एक बात कहते हैं, यूनान रोमा मिस्र मिट गए, जहां से कुछ ऐसी बात की हस्ती मिटती नहीं। लेकिन उस समय का भारत और अभी के भारत में अभी आप अगर अंतर को समझ पाएंगे तो समझ में यही आएगा कि आपके हम लोगों के लीडर और या नेता के साथ एक बहुत बड़ी भूल हुई है और आखिर वो किस कारण से भारत की स्थिति इस कदर आ गई है कि यहाँ लगभग 80 से 90 करोड़ जनता जो है भूखे सोया करती है। ऐसा एक कालांतर में कहा गया है कि जब मैकाले, जो कि लॉर्ड मैकाले 1836 ईस्वी में जब भारत की पूरी तरह से परिक्रमा किया और उसने अपने दस्तावेजों में लिखा है कि जब आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रीथ, मीन्स उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जब उसने भ्रमण किया तो उसने दस्तावेज में लिखा है, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन की लाइब्रेरी यूके में है, कि यहाँ एक भी भिखारी उसको नहीं मिला। दूसरा उसने लिखा यहाँ एक भी बेरोजगार नहीं मिला। तो जब 1836 की हम बात करते हैं तो उस समय आखिर ऐसा क्या था कि वहां ना एक भी भिखारी था और ना ही एक भी बेरोजगारी थे। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति हुई जिसके कारण जो है हम लोगों का आज भारतवर्ष, जो अखंड भारत था, वो भी टूट करके कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश में बन गया। और इसके अलावा हम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ बेरोजगारी और भुखमरी से सारे लोग, सारी जनता त्रस्त हो गई। तो इसके पीछे हम लोग आते हैं तो हम लोग एक देखते हैं कि भारत की कुछ ऐतिहासिक भूल जो आपको 1947 के बाद घटी, आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। भारत, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत अंग्रेजों के पराधीन था और अंग्रेजों के द्वारा जब अंग्रेजों की शक्ति कम हो गई तब भारत को 1947 में आजाद कराया गया। लेकिन एक कदम हम पीछे जाते हैं, यानी कि लगभग 10-12 साल पहले, कि 1947 में भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद देश 2 टुकड़ों में बट गया और कितनी असंख्य जनताओं को मौत के मुंह में जाना पड़ा। इसके लिए हम थोड़ा सा 1947 से पहले 1937 में जाते हैं। तो 1937 में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि उस समय एक नेता हुआ करता था, उसको मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बोला जाता है कि उसने आज तक कभी नमाज नहीं पढ़ा
और कभी उसने वो टोपी भी नहीं लगाई जो मुसलमानों द्वारा लगाई जाती है, और अपने आप को सिर्फ तथाकथित मुसलमान कहने का उसने भरपूर फायदा उठाया। इस सिलसिले में उसने क्या किया कि 1937 में उसको एक दौरा चढ़ा कि मुझको भारत का प्रधानमंत्री बनना है। और इस सिलसिले में चूंकि वो जानता था कि उसके आगे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सब ऐसे लोग थे जो मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा पॉपुलर थे, और उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री बनने का सादा दावेदारी था। तो जिन्ना ने एक चाल चला कि क्यों ना हम देश का बंटवारा कर दें, तो एक देश का प्रधानमंत्री भले ही ये बने, दूसरे देश का प्रधानमंत्री हम बन जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 में ये बात कांग्रेस अधिवेशन में रखी कि मुझको एक देश चाहिए। तब पूरे देश में हाहाकार मच गया। उस समय गांधी जी कहते हैं कि ये अगर देश का बंटवारा हुआ तो मेरे लाश पर ही होगा, और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं व्हाट द नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, मीन्स इतना बकवास तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे का भी जानेगा आखिर मोहम्मद अली जिन्ना को इतना पावर, इतना बात रखने की जो शक्ति है वो कौन दे रहा था। तो उस समय अंग्रेज के अधीन हमारा भारतवर्ष था, और अंग्रेज जहां जहां राज किए वहां ऐसा पता चला कि वो खंड खंड में उस देश को बांट दिए। जैसे साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने राज किया और इसको पूरी तरह से छोटे छोटे भागों में बांट दिया। अगर आप मानचित्र देखते हैं अफ्रीका का तो बहुत सीधी सीधी लाइन खींची रहती है। वो सीधी सीधी लाइन इसलिए रहती है कि अंग्रेजों ने बहुत सुनियोजित ढंग से बहुत छोटे छोटे भाग में पूरे साउथ अफ्रीका को बांट दिया। इसलिए बांट दिया कि फिर उसके बाद कभी भी अगर वो फिर साउथ अफ्रीका अगर आजाद भी होता है तो उसके बाद उसके पास हिम्मत न रहे कि दोबारा वो अंग्रेजों से लड़ाई कर सके। ठीक वही नीति उसने भारत में भी अपनाई, और भारत में अपनाने के पीछे कारण क्या था कि भारत कभी जो पहले एक समय विश्व गुरु हुआ करता था वो आने वाले दिन में कभी ऐसा ना हो, और वो खंड खंड बांटने का पूरी तरह से प्रयत्नशील हो चुका था। अब देखेंगे कि उस समय भारत में कुल 565 रियासतें थी। रियासत मतलब एक छोटा छोटा राज्य था, उसके अलग अलग राजा थे। अब अंग्रेज सभी से जा करके ये प्रस्ताव रखने लगा कि आप तो राजा हैं, आप एक अलग देश का मांग कर सकते हैं और आप वहां राज कर सकते हैं। भारत में ऐसा मिलने का क्या प्रश्न है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। लगभग सारे राज्यों ने अंग्रेजों की बातों को ठुकरा दिया, और कुछ राज्य जो थे, जैसे उसमें 3 राज्य, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 राज्य जो भारत में विलय होना नहीं चाहते थे और अंग्रेजों की बात में वो आ गए थे। तो अंग्रेज भी देख रहे थे कि अब 565 रियासत में सिर्फ 3 ही रियासत जो है जो ऐसा काम कर रहा है, उसके अलावा किसी भी तरह से बात को आगे बढ़ाया जाए जिसके कारण जो है देश का पूरी तरह से बंटवारा हो सके। अब मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में तो ये बात चल ही रहा था, अंग्रेज ये चाह भी रहे थे। अब अंग्रेजों ने मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट कर दिया कि हाँ, एक भारत का टुकड़ा होना चाहिए, भारत का बंटवारा होना चाहिए और मोहम्मद अली जिन्ना को एक अलग राष्ट्र मिलना चाहिए। तो धर्म के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है, तो मुसलमानों का भी एक हमको देश चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना ने उस देश की मांग की। जब ये मांग की तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत खराब रोग से गुजर रहा था, जिसमें उसकी मृत्यु भी निश्चित थी। तो उस समय महात्मा गांधी ने उसको बुलाया और बोला कि अच्छा, एक प्रस्ताव रखते हैं, अगर मोहम्मद अली जिन्ना को, अगर तुम इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हो तो क्या तुमको देश चाहिए? तो मोहम्मद अली जिन्ना को तो प्रधानमंत्री बनना था, उसको तो और बड़ा देश मिल रहा था भारतवर्ष के लिए। तो उसने बोला कि नहीं, फिर हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए। उसी समय कुछ दिन के पश्चात उसके जो डॉक्टर्स हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना को देख रहे थे, देखभाल कर रहे थे, उसने आकर करके बोला कि आप इनको प्रधानमंत्री बनने दीजिए, क्योंकि ये ज्यादा 4-5 महीना से ज्यादा जीवित नहीं रहने वाले हैं, और अगर 4-5 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे उसके बाद आप लोग प्रधानमंत्री बन जाइएगा। लेकिन नेहरू को ये बात गवारा नहीं थी।
उसने खुले मंच पर कांग्रेस अधिवेशन में कह दिया कि अब मोहम्मद अली जिन्ना को मैं अपने कैबिनेट में चपरासी के भी पोस्ट पर उसको नहीं बहाली करूंगा। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत दिल में चुभ गई और वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि अब हमको पाकिस्तान लेना ही है। खैर, हम लोग जानते हैं कि वह 1947 ईस्वी में देश का विभाजन हुआ और बहुत ही खराब परिस्थिति में उस समय लोग तैयार नहीं थे। बहुत सारे लोग हिंदू जो थे वो भारत में ही रहना चाहते थे, पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे और कुछ मुसलमान जो है भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन उसी समय ऐसा अनाउंसमेंट हो गया था कि जो जहां है जैसे हैं वो सही रह सकते हैं। मुसलमानों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हिंदू जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे वो रुक गए। अब पाकिस्तान का पूरी तरह से तांडव शुरू हुआ और मुखौटा अपना खोला और उन्होंने असंख्य हिंदुओं को काट दिया। ये बात पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में एक लहर पर दौड़ पड़ी और एक भयानक राइट का हिंदू मुसलमानों के बीच में भारतवर्ष को सामना करना पड़ा, जिसमें भारत माँ की धरती पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। और उस समय ऐसा कहा जाता है कि लगभग 4.5 लाख लोगों की लाश इस भारत माता की भूमि पर थी और उनके भारत माँ की मिट्टी जो है उनके रक्त से पूरी तरह से लाल हो गई थी। मात्र एक गलती के कारण इतनी बड़ी सजा हुई और भारत माता का सबसे बड़ा बात है कि टुकड़ा हो गया। तो पहली गलती ये थी कि भारत माता का टुकड़ा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। ये एक गलती थी। अब दूसरी गलती के बारे में बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद 1949 में उन्होंने 128 कंपनियों को बुलाया। उनको ये सोचना चाहिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और भारत गुलाम हुआ था, लेकिन उन्होंने इन सब बातों को दरकिनार करके 128 कंपनियों को बुलाया और 128 कंपनी जब भारतवर्ष में आए और उनको लाइसेंस दिया कि आप ये सारे चीज यहाँ पर पूंजी निवेश कर सकते हैं। उनकी ऐसी मान्यता थी कि विदेशी कंपनी आएंगे तो यहाँ पर पैसा आएगा, यहाँ पूरी तरह से समृद्ध होंगे, रोजगार में वृद्धि होगा, आयात में वृद्धि होगा। ये भी समझ में नहीं आया कि उनको आयात में वृद्धि होगा, ये कैसे समझ में आया, पूंजी कैसे निवेश होगा। मतलब सारा चीज, जितनी तरह की सारी फैसिलिटी थी, सारा टैक्स भी, बहुत तरह से फ्री ट्रेडिंग का भी ऑप्शन दिया और वहां से यहाँ आकर के यहाँ पर कंपनी स्थापित की। अब जब कंपनी स्थापित हो गई तो आज हम लोग जानते हैं कि ब्रुक बॉन्ड, हॉर्लिक्स, HUL की जितनी प्रोडक्ट है, ITC जो तंबाकू बेचता है, वो सब सारी विदेशी कंपनी थी और उसी समय के साइन हुई थी। दूसरी गलती नेहरू ने ये किया। तीसरा गलती उन्होंने किया कि उनको ऐसा लगता था कि भारत बहुत शांत प्रिय देश है, यहाँ पर कोई अटैक नहीं करेगा और अटैक करेगा भी तो भारत रिप्लाई नहीं देगा तो वो फिर शांत होकर के चला जाएगा। ऐसी तरह की मान्यता थी और अंधविश्वास था कि दुश्मनों पर भी, चूंकि भारत दुश्मनों पर भी इतना विश्वास करता था कि जिसके कारण इसकी घटना 1962 में घटी। 1962 में क्या हुआ, चाइना का राष्ट्रपति आता है, जवाहरलाल नेहरू से मिलता है, हिंदी चीनी भाई भाई हो जाता है और उसी समय चाइना पूरी तरह से मिलके जाता है और जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाते हैं कि अब हमको किसी से डर नहीं है, बगल में पाकिस्तान है तो पाकिस्तान तो अभी हाल में ही अलग हुआ है, इसलिए वो अटैक नहीं करेगा और चाइना था तो चाइना के साथ ही हिंदी चीनी भाई भाई हो गया था। लेकिन थोड़ा सा इतिहास अगर पीछे जाते हैं तो चाइना और अंग्रेजों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी। उस समय भारतवर्ष गुलाम ही था और ऐसा बात हुआ था कि चाइना ने अंग्रेज से अक्साई चीन मांगा था, लेकिन अंग्रेज ने अक्साई चीन देने के लिए वो प्रस्ताव उन्होंने मान लिया था, लेकिन एक और उन्होंने प्रस्ताव रख दिया था कि अगर आप तिब्बत को आजाद करते हैं तब हम अक्साई चीन दे देंगे। लेकिन चाइना इस पर राजी नहीं हुआ और तिब्बत को आजाद नहीं किया और अक्साई चीन को छोड़ दिया। तो अंग्रेजों ने भी अक्साई चीन नहीं दिया। ये घटना गुलाम भारत जब पराधीन था उसके पहले की है।
लेकिन चाइना ने इस बात को संजोए रखा था। जब देश आजाद हुआ 1962 में चाइना पूरी तरह से तत्पर था और वो जान रहा था कि भारत अभी जो है युद्ध की स्थिति में नहीं है। अचानक युद्ध का ऐलान करता है और पूरी तरह से चाइनीज सेना जो है भारत के खेमा में आ जाती है। उस समय चूंकि जवाहरलाल नेहरू की नीति ऐसी थी कि यहाँ सैन्य बल की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग शांति से रह सकते हैं, अहिंसा प्रिय थे, जिसके कारण 2700 जवान सैनिक हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। और देखते ही देखते जितने भारतीय थे वो सारे लोग भागने लगते हैं। जब भागते हैं, नेहरू को बोला जाता है कि नेहरू आप कुछ कीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नेहरू क्या करेंगे, उस समय बम गोली और तोप बारूद ये सब कुछ नहीं था, ऐसी उनकी तैयारी ही नहीं थी, सोच ही ऐसा था। तब चाइना पूरी अक्साई चीन को ले लेता है और अपने से युद्ध विराम की घोषणा करता है कि अब युद्ध विराम खत्म होता है, मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया। अब इस बात को संसद में रखा जाता है तो नेहरू कहते हैं कि अरे वो तो उपजाऊ भूमि नहीं थी, बंजर भूमि थी और मेरा हम लोग उसको क्या करते, वो कोई काम की जमीन नहीं थी। तो वहीं पर एक मंत्री खड़े होते हैं, उनका नाम है महावीर त्यागी, और वो बोलते हैं कि मेरे सर पर भी बाल नहीं है, तो मैं क्या इस सर को काट दूं क्या, ऐसी बात है। तो अरे वो जमीन किसी की भी रहे, उसमें तुम्हारे बाप का क्या जाता है, वो भारत माता की जमीन थी, वो उपजाए हो न हो उससे तुम्हारा क्या मतलब है, ये मेरा जमीन है तो मेरा है। अब मेरे सर पर बाल नहीं है तो इसका क्या मतलब, मैं सर को काट दूंगा। तो ऐसी उस समय बात हुई, ये सबसे बड़ी बात थी जवाहरलाल नेहरू और भारतवर्ष के लिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को इससे बहुत सदमा लगा और सदमा लगने के बाद जो है 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब 1964 में ही लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। ये पूरी तरह से इतिहास से सबक लिए रहते हैं। वो आते के साथ उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान में उन्होंने जितने भी सैन्य बल बढ़ाने की कलाकृति थी उन्होंने सारा किया। सैन्य बल को पूरी सेना को पूरा आधुनिक हथियार से उन्होंने लैस कराया, मिसाइल भी दिए, तोप भी दिए, गोला भी दिए, सारा चीज दी। अब सैन्य बल पूरी तरह से मजबूत हो गया था। जय किसान के लिए था, किसानों की इस समय स्थिति बहुत खराब थी और उस समय ऐसा था कि अमेरिका से लाल गेहूं आता था। लाल गेहूं में खाने में तो ठीक लगता था लेकिन उसका वो स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब घातक था। तो लाल बहादुर शास्त्री तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत कहते हैं उसको अमेरिका को कि इसको बैन किया जाए। जब बैन किया जाता है तो अमेरिका हड़बड़ा जाता है कि आखिर होगा कैसे। तो वहीं पर बैठा हुआ सेक्रेटरीट बोलता है कि अगर आप बैन कर देंगे तो भारत में भूखमरी की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों के किसान इतने सक्षम नहीं है कि इतना गेहूं उपजा सके और सभी को वितरित कर सके। तब लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि मैं तो ये काम देश के लिए कर रहा हूँ, तो देश की जनता भी मेरे साथ रहेगी। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा बुलाते हैं और रेडियो के माध्यम से ही उस समय प्रचार करते हैं। उस समय तो टीवी था नहीं, तो रेडियो के माध्यम से ही प्रचार करते हैं और लाल गेहूं के बारे में होने वाली प्रॉब्लम को, वो सारी चीज को जनता के सामने रखते हैं और आग्रह करते हैं कि कम से कम सप्ताह में एक बार आप उपवास पर जाइए। जनता भी इसको सहस्त्र स्वीकार करती है और वो दिन सोमवार का रखा गया और सोमवार के दिन ये सभी माताएं, बहनें और पुरुष उपवास रखने लगे। आज भी कभी कभी कहीं गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां लोग उपवास रखते हैं। तो ये एक घटना थी जो देश को यूनाइट करने के लिए पर्याप्त था। मतलब देश का प्रधानमंत्री लाल किला से अगर पूरे जनता को आह्वान कर रहा है तो इसका मतलब है कि देश पूरी तरह से सक्षम है और वो उस कुशल नेतृत्वकर्ता के पीछे है। तो 64 की घटना है। अब लाल बहादुर शास्त्री के सामने 1965 आता है। उस समय पाकिस्तान को लगता है कि भारत जो है वही 1962 वाला है और चाइना जिस तरह से भारत का जमीन हड़प लिया उसी तरह से हम भी हड़प लेंगे। पाकिस्तान आता है और भारत पर अचानक हमला कर देता है। क्योंकि अब भारत
1962 वाला था नहीं, वो सैन्य बल से पूरी तरह से लैस था, उसने तुरंत जवाब देना शुरू करता है। जब जवाब देना शुरू करता है तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है और वो भागना शुरू करते हैं। भारत की सेना भी रगड़ना शुरू कर देती है और रगड़ते रगड़ते उसको लाहौर तक ले जाती है। ये लाहौर तक जैसे ही जाती है तो अमेरिका का फोन आता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आता है। उस समय कहते हैं कि युद्ध विराम करो। लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं मैं क्यों युद्ध विराम करूं। अमेरिका समझ जाता है कि जो आदमी मेरा लाल गेहूं पर बैन लगा सकता है तो वो मेरा बात सुनेगा नहीं। अमेरिका तुरंत रसिया को फोन करता है और रसिया के राष्ट्रपति के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री को समझाने का प्रयास करता है। लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं ठीक है बैठक होगी और अभी सेना तो है लाहौर में ही रहेगी। अब लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया जाता है ताशकंद और इधर पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। उन दोनों में बैठक होती है। 9 दिन तक बैठक चलती है। लाल बहादुर शास्त्री नहीं मानते हैं, किसी की भी बात नहीं मानते हैं। अंत में 10वां दिन ऐसा होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है रहस्यमय ढंग से। ऐसा बोला जाता है कि वहां उस समय नौकर नहीं थे। तो खैर ये तो चर्चा के विषय है और ये कानूनी कार्रवाई है। तो उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो जाती है। उनका शरीर पूरा काला पीला हो जाता है, पोस्टमार्टम भी नहीं होता है और फिर वो अंत समय में अपना मतलब वैकुंठ को धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं। उसके बाद आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आती हैं तो वही स्थिति उनकी भी रहती है और वो 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। भारत जीत जाता है और उसके 90,000 सैनिक को बंदी बना लिया जाता है। उसको खूब अच्छा से बिरयानी खिलाया जाता है और 5 महीना 6 महीना के बाद जो है उनको भी विदा कर दिया जाए कि जाइए पाकिस्तान। तो इस तरह की ऐसी घटना थी। और फिर हम लोग जानते हैं 2001 में भी कारगिल युद्ध होता है जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। उसमें पाकिस्तान की करारी हार होती है और भारत की जीत होती है। तो अभी हम लोग ये इतनी सारी भूलें थी जो आजादी के बाद थी। अब आजादी के बाद इतनी बड़ी बड़ी भूल के कारण भारत दुर्बल हो गया। भारत दुर्बल होने के पीछे कारण और भी है कि 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में यहाँ का संविधान लागू किया गया। उस संविधान में क्या है, अगर आप संविधान को आप खोल करके देखेंगे तो जितना आईपीसी, सीपीसी, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, फिर आप एक्साइज ड्यूटी और बहुत सारे टैक्स और शिक्षा व्यवस्था, तो ये सब वही है जो हम लोगों के समय जब 1618 ईस्वी से जब से अंग्रेज राज कर रहे हैं या तब से जो नियम वो लोग अपने हिसाब से बनाए हैं वही नियम आज भी है। और इस नियम के कारण ही भारतवर्ष की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। 1618 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो कंपनी उस समय भारत की अर्थव्यवस्था इस तरह से थी कि यहाँ का भारत में टोटल 33% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ करते थे और आज की स्थिति ऐसी है कि भारत में 0.5% की ही एक्सपोर्ट हो पाता है। तो आखिर जब तक हम लोग कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे, उस सामान को बेचेंगे नहीं, तो आखिर हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक बात बताइए, अगर हमारे शरीर में खून है और खून एक होता है कि अपने शरीर से बना रहा है और दूसरा होता है कि आप सिरिंज के माध्यम से दूसरों का ब्लड लेकर के अपने अंदर डाल रहे हैं, तो उद्योग भी यही चीज है। तो सबसे पहले इस कानून के बारे में हम लोगों की सरकार को सोचना चाहिए कि इस कानून को इस तरह से बनाए कि ताकि हम लोग उसका पूरी तरह से भरपूर तरह से यूज कर सके और अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। 1953 में जो कहा जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कि उन्होंने संविधान के निर्माता थे, तो उन्होंने 1953 में एक ही बात बोला था कि इस संविधान को पूरी तरह से फाड़ कर फेंक देना चाहिए। अब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट वो देते हैं जो निर्माता हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कानून जो है जो भी बना हुआ है वो यूके और अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून है जिसके कारण शासन हो सके। आज की भी स्थिति वही है, जो नेता बनते हैं
वो उस तरह से अपना कानून चलाते हैं, अपना पेट जेब भरते हैं और गरीबी जनता को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। ये वीडियो मैं अगला वीडियो में लाऊंगा कि भारत की ऐतिहासिक भूल 1947 के पहले क्या क्या थी, उस पर भी बने रहिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मैं जल्द ही वो वीडियो लाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ